हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीपीएस के केस में प्रोसिक्यूशन या पुलिस इन्वेस्टिगेशन की वो कौन कौन सी खामियां होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, जिसका फ़ायदा अक्यूज़ को मिल सकता है और वो इस मामले में बरी हो सकता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा सेक्शन 15 और सेक्शन 29 के बारे में। यानी कि सेक्शन 15 जो है पोजेशन ऑफ नारकोटिक्स से संबंधित है और सेक्शन 29 डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से संबंधित है, जो अक्यूज्ड पुलिस के सामने देता है और उसकी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे किसी अन्य व्यक्ति को अक्यूज़ को पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो एनडीपीएस के केस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुछ कमियां होती हैं, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ कमियां रह जाती हैं और जब वो चलान कोर्ट में पहुंचता है आरोपी के ख़िलाफ़ तो वो चीज़ें कुछ प्रूव नहीं हो पाती, जिससे उसका लाभ जो है आरोपी को मिल सकता है और वो मामले में बरी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं जो है वन बाय वन आपको ये पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आपका भी कोई ऐसा केस है सेक्शन 15 का 29 का, तो आप ये चीज़ें नोट करके अपने केस में फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि अगर पुलिस पार्टी की स्पेसिफाइड प्लेस, स्पेसिफाइड डेट, स्पेसिफाइड टाइम पर, यानी कि जहाँ पर रिकवरी दिखाई गई है कॉन्ट्राबैंड की, अगर पुलिस पार्टी की वहाँ पे प्रेजेंस ही डाउटफुल हो तो इसका जो फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिल सकता है। और ये कैसे डाउटफुल होती है पुलिस पार्टी की प्रेजेंस उस जगह पर है या नहीं है, कि जब जो आईओ है केस का या पुलिस पार्टी है वो पुलिस स्टेशन से अपना डिपार्चर और अराइवल उसको जो है उसकी एंट्रीज कोर्ट में सबमिट ना करे और ये ना पता चले कि ये कितने बजे पेट्रोलिंग पे गए थे, कितने बजे वापस आए हैं, और तब जो है उनकी प्रेजेंस उस लोकेशन पर डाउटफुल मानी जाती है। और ख़ास तौर पे अगर वो कहें कि हम सरकारी व्हीकल में उस जगह पर गए थे जहाँ पर आरोपी कॉन्ट्राबैंड के साथ पकड़ा गया, तो तब उस गाड़ी का लॉग बुक भी जो है प्रोड्यूस करना ज़रूरी है कि गाड़ी कितने किलोमीटर कहाँ से लेकर कहाँ तक चली, तो तब जो है ये चीज़ साबित होगी। और अगर वो नहीं इसको प्रोड्यूस करते तो इसका फ़ायदा कि उसको मिल सकता है। तो दोस्तों, रिकवरी के बाद जब नारकोटिक का सब्सटेंस रिकवर किया जाता है किसी अक्यूज़ से, तो सेम वाज मेजर्ड, तो वो जो है आईओ जो केस का है वो खुद ही उसका मापतोल नहीं कर सकता, यानी कि खुद ही जो है उसका वज़न कितना है मौके पर ही नहीं कर सकता, और उसमें से जो है सैंपल जो लैब में भेजने होते हैं वो भी उनको सेपरेट नहीं कर सकता वहीं पर, क्योंकि जो है ड्राइंग ऑफ सैंपल्स हैज़ टू बी इन द प्रेजेंस एंड अंडर सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट, क्योंकि जो नापतोल करना है नारकोटिक आइटम का सीज़ की गई हैं जो, और उसमें से जो सैंपल निकालने हैं, मान लो 100 ग्राम का सैंपल निकालना है, 200 ग्राम का सैंपल निकालना है, वो मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और उनकी सुपरविज़न में ये काम होता है। और जो मजिस्ट्रेट हैं वो इसको सर्टिफाई करेंगे कि ये करेक्ट मेज़र था उसका नारकोटिक्स का और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि सीजर ऑफ कॉन्ट्राबैंड मस्ट बी फॉलोड बाय एन एप्लीकेशन। जब भी पुलिस कोई कॉन्ट्राबैंड जिसमें पॉपी हस्क, ओपियम या कोई भी नशीला पदार्थ है, जब वो पकड़ती है तो उसके बाद तुरंत एक एप्लीकेशन देनी होती है फॉर ड्राइंग ऑफ सैंपल की। उस जो है नारकोटिक्स में से सैंपल निकालने हैं लैब के लिए एंड सर्टिफिकेशन एज
कंटेम्पलेटेड अंडर द एक्ट, और उसका सर्टिफिकेशन भी ज़रूरी है मजिस्ट्रेट के द्वारा कि हमारे सामने ये सैंपल लिए गए हैं, जो कि इसमें NDPS एक्ट में जिसका प्रावधान है किया गया है। और अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करती है पुलिस, तो उनकी स्टोरी कहीं ना कहीं डाउटफुल होती है और इसका लाभ जो है आरोपी को मिल सकता है। जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं सेक्शन 52A विद इन ब्रैकेट 2, वो पूरी तरह से कंपाइल होने चाहिए, यानी कि कंप्लाई होने चाहिए, यानी कि उनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। जैसे कि मेजर से संबंध में, सैंपल लेने के संबंध में, मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस के संबंध में। और अगर ऐसा नहीं होता तो इसका जो लाभ है वो आरोपी को मिल सकता है। तो दोस्तों ये इसमें अगला पॉइंट है कि जब भी कोई आरोपी पकड़ा जाता है NDPS एक्ट के तहत कॉन्ट्राबैंड के साथ, तो उसके सामने एक ऑप्शन रखा जाता है कि आप अपनी सर्च या अपने व्हीकल की सर्च गस्टेड ऑफिसर के सामने करवाना पसंद करेंगे, या आप जो है आप पुलिस ऑफिसर के सामने अपना जो है सर्च देना चाहेंगे। तो अगर मान लो जो आरोपी है उसने कहा कि मैं अपनी जो सर्चिंग है वो गजेटेड ऑफिसर के सामने करवाना चाहूँगा, लेकिन पुलिस अपने ही DSP को गजेटेड ऑफिसर बना के सर्च करवा दे, तो और उसमें जो है जो आरोपी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश ना करे, क्योंकि जो है जो मजिस्ट्रेट है कॉमन मैन का उन पर ज़्यादा विश्वास है, ख़ास तौर पे जो पुलिस के DSP है मान लो, क्योंकि वो उसी डिपार्टमेंट से संबंधित है जो इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है, और तब उनकी जो है थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी कम होती है, इस मामले में लोग विश्वास कम करते हैं, सस्पिशन क्रिएट होता है। तो अगर जो IO है वो उसकी सर्चिंग DSP के सामने करवाए और किसी अन्य गस्टेड ऑफिसर किसी अन्य डिपार्टमेंट के उससे ना कराए या मजिस्ट्रेट के सामने ना करवाए, तो तब भी ये एक रीज़न हो सकता है कि आरोपी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है कि अगर कोई पब्लिक विटनेस, यानी कि जो इंडिपेंडेंट विटनेस जिसको हम कहते हैं, कोई भी शामिल ना किया हो पूरे केस में, पूरे चालान में, चार्जशीट में, और ख़ास तौर पे उस समय में जब जो जहाँ पे सीज़र किया गया है वो बहुत पब्लिक प्लेस हो, भीड़ भाड़ वाली जगह हो, तो तब भी जो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है वो डाउटफुल हो जाती है, क्योंकि किसी न किसी इंडिपेंडेंट विटनेस को पूरी कार्रवाई में शामिल करना ज़रूरी होता है। और कई बार पुलिस ये कह देती है कि जो पब्लिक के लोग हैं वो मना करते हैं गवाह बनने से, तो ऐसे में ये प्रावधान है कि आप उन कोर्ट में उनका नाम दीजिए कि किन लोगों को आपने संपर्क किया था गवाही के लिए जिन्होंने मना कर दिया, और अगर ये नहीं देते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से तो इसका फ़ायदा जो है अक्यूज़ को मिल सकता है। दोस्तों इसमें जो छठा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें ये सीलिंग से संबंध है कि हम जब कॉन्ट्राबैंड सीज़ करते हैं उस पर सील लगाते हैं, उसको जो है सील बंद करते हैं ताकि उस पर कोई छेड़खानी ना हो। तो कॉन्ट्राबैंड सील करने के बाद IO अगर सील को अपने ही किसी पुलिस पार्टी के कर्मचारी को या मुलाजिम को दे दे जो कि रिकवरी विटनेस था, यानी कि अक्सर जो है मान लो IO ने सील लगा दी और वो सील जो है मोहर उसने अपनी पुलिस पार्टी के किसी पुलिसकर्मी को दे दी जो रिकवरी विटनेस भी था, और तो तब भी जो है ये एक डाउटफुल चीज़ है, क्योंकि इससे टेम्परिंग की संभावना होती है, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है NDPS एक्ट में कि जो सील लगाने के बाद जो मोहर है वो किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को दी जानी चाहिए ताकि उसमें जो है टेम्परिंग की संभावना ना हो। और DSP जो है उस पर सील लगाता है एडिशनल जो कॉन्ट्राबैंड है, और अपनी सील लगाने के बाद वो सील अपने पास ही रख ले। और अगर SHO सील लगा दे लेकिन वो अपने नाम की सील ना लगा के किसी अन्य पुलिस अधिकारी की सील लगा दे, क्योंकि जो है केस प्रॉपर्टी और सैंपल की सील करने के बाद मोहर किसी थर्ड पर्सन को देनी होती है। ये ज़रूरी है ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़
ना हो, और अगर पुलिस ने इन सारे प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया है तो इसका फ़ायदा भी अक्यूज़ को मिल सकता है और वो मामले में एक्विट हो सकता है। और जिसमें 207वां पॉइंट है कि जो सैंपल्स हैं, जो नारकोटिक्स के सैंपल लिए जाते हैं, अगर उन सैंपल्स को लैब में भेजने में देरी होती है, मान लो 2 दिन की भी देरी होगी सीज़र के बाद या 3 दिन की देरी होगी, तब भी वो एक सस्पिशन क्रिएट करता है, क्योंकि जो है ये डाउट क्रिएट करता है और इसमें छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। और जो इसमें ये हो सकता है कि जो नॉन कमर्शियल क्वांटिटी है वो किसी पे प्लांट की गई हो पुलिस द्वारा, तो ऐसी भी संभावना है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो लैब में सैंपल जाना है वो तुरंत जाना चाहिए, उसमें अगर डिले करते हैं तो उसका जो है फ़ायदा अक्यूज़ को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर इस संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि फार्म नंबर 29, एक फार्म भरा जाता है रिकवरी के टाइम, सीज़र के टाइम, जो मैंडेटरी है एनडीपीएस एक्ट के तहत, वो फार्म को हम 29 फार्म बोलते हैं। और अगर इस संबंध में कोई भी दस्तावेज एविडेंस नहीं है कि जो मौके पर बनाया गया फार्म 21 को केस, प्रॉपर्टी और सैंपल के साथ मालखाना में जमा कर दिया गया था और वहीं से लैब में भेजा गया हो, ये ज़रूरी है कि फॉर्म 29 केस, प्रॉपर्टी और सैंपल्स के साथ ही मालखाने में जमा करना होता है। अगर उसमें डिले होता है और अगर अलग अलग वो जमा किया जाता है तो तब एक यह सस्पिशन क्रिएट करता है और उसमें जो है आरोपी के बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दोस्तों इसमें जो है एक कॉल डिटेल्स की बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए प्लीज़ बियर विद मी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैं 2 पार्ट्स में इसको नहीं बना सकता, इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ कि प्रूविंग ऑफ कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, जब भी कोई आरोपी मौके से पकड़ा जाता है नारकोटिक्स के साथ, कॉन्ट्राबैंड्स के साथ, तो उसको जो है उसकी कॉल रिकॉर्ड्स कि उसने कहाँ कहाँ किस किस के साथ बातचीत की, वो प्रूव करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश करना होता है, यानी कि कॉल रिकॉर्ड्स कंपनी से निकलवाए जाते हैं। तो उसके साथ जो इंडियन एविडेंस एक्ट का कि सेक्शन 65A और 65B का सर्टिफिकेट भी लगाना ज़रूरी है प्रोसिक्यूशन के द्वारा, ताकि ये प्रूव हो सके। और अगर वो 65A और 65B का सर्टिफिकेट नहीं लगता है तो तब जो है ये एडमिसिबल नहीं होगा ये एविडेंस, और इससे जो है प्रोसिक्यूशन को नुकसान होगा। और जब सब्सक्राइबर डिटेल रिपोर्ट्स, यानी कि मोबाइल नंबर की सब्सक्राइबर डिटेल रिपोर्ट्स को साबित करने के लिए आईडी फॉर्म या कंज्यूमर एप्लीकेशन फॉर्म पेश करना ज़रूरी है कोर्ट में कि ये नंबर किस व्यक्ति के नाम अलॉट किया गया है मोबाइल नंबर, और आरोपी के नाम पे है या नहीं है, और इसके लिए सर्विस प्रोवाइडर की गवाही भी करवानी ज़रूरी है, जो ये टेस्टिफाई करेगा कि ये मोबाइल नंबर फला व्यक्ति के नाम अलॉट किया गया है, उसकी आईडी पे ये नंबर दिया गया है। और अगर ये नहीं होता तो तब इसका फ़ायदा अक्यूज़ को मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें लास्ट पॉइंट है कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में जो व्यक्ति पकड़ा जाता है, जो अक्यूज़ कहता है कि मैं इसके लिए काम करता हूँ और मेरे खाते में इतने पैसे को अक्यूज़ ने भेजे हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि उन पैसों की पूरी तरह से पड़ताल की जाए कि क्या वाकई ये पैसे ड्रग्स खरीदने के लिए भेजे थे अक्यूज़ को अक्यूज़ ने, और या किसी और वजह से भेजे थे। क्योंकि आरोपी जब पकड़ में आता है पुलिस की, तो वो अपने बचाव के लिए किसी न किसी का नाम लेता है, और इसलिए पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के टाइम में ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि जो पैसे अक्यूज़ के खाते में आए हैं को अक्यूज़ की तरफ से, क्या वाकई वो ड्रग्स के ख़रीदने के लिए डाले गए थे या कोई और उनका बिजनेस का कोई लेन देन के पैसे तो नहीं थे। तो ऐसे में जो है ये चीज़ साबित करनी पड़ती है, और अगर ये चीज़ साबित नहीं होती है तो इसका फ़ायदा भी अक्यूज़ को मिल सकता है, बिकॉज इट इज़ अ सेटल्ड लीगल पोजीशन
दैट द एविडेंस ऑफ अकम्पलिश शुड बी लुक्ड अपॉन विद सस्पिशन, कि इस संबंध में, लेन देन के संबंध में जो अक्यूज़ का एविडेंस है वो शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। बिकॉज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ ही मे बी इंक्लाइंड टू इम्प्लीकेट द को एक्यूज, क्योंकि वो अपने को बचाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति का नाम ले सकता है। और पुलिस को, प्रोसिक्यूशन को ये भी प्रूव करना होता है कि जिस व्यक्ति ने खाते में पैसे भेजे अक्यूज़ के, कि वो वाकई में ड्रग्स का कारोबार करता है, ड्रग्स का बिजनेस करता है, इलीगल ट्रेड करता है। इस संबंध में भी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या कोई ना कोई एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन को पेश करना होता है। और अगर मान लो नहीं कर पाते हैं तो इसका फ़ायदा अक्यूज़ को मिलता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर एंड में एक चीज़ आती है, बेनिफिट ऑफ डाउट। अगर प्रोसिक्यूशन की स्टोरीज़ में इतनी सारी खामियां हो तो तब जो अदालत है, कोर्ट है, वो आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर उनको मामले में